हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोर्ड वगैरह में पूछे जाते हैं। और एक्चुअली ये न्यूक्लिक एसिड किसका पार्ट है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है जो आप जेनेटिक्स के दूसरे चैप्टर में बेसिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में इसके डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और इसकी डिस्कवरी वगैरह, इसका केमिकल कंपोजिशन वगैरह क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली क्या है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड कहने का मतलब ये है एक्चुअली, तो ये क्या है? एसिड है, अम्लीय प्रकृति का होता है। और न्यूक्लिक जो टर्म जुड़ा हुआ है, तो न्यूक्लिक टर्म इसलिए जुड़ा है कि इस तरह के जो एसिड होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं मोस्टली। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, यानी न्यूक्लियस में पाए जाने वाले एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। किसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनका नेचर कैसा होता है? तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर के हैं और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं डिस्कवरी की, खोज की, कि न्यूक्लिक एसिड की खोज फर्स्ट टाइम किसने किया था। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है फ्रेडरिक मिसर। ठीक है, फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर्ड किया था। और इसके अलावा किस सेल के अंदर इन्होंने डिस्कवर्ड किया था? तो फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक एसिड की जो डिस्कवरी है वो किसमें किया था? इन न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। ठीक है, इन न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स, यानी जो मवाद की कोशिकाएं होती हैं उसके केंद्रक में इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। ठीक है, बस आपको मालूम है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मवाद कहते हैं। मवाद क्या होता है? जब हमारे बॉडी में कहीं इंजरी हो जाती है, कहीं कट हो जाता है, तो वहाँ पर घाव हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? डेड सेल होते हैं। तो उसके न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने एक एसिड को आइसोलेट किया था फ्रेडरिक मिसर ने, और उसी एसिड को इन्होंने नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड नहीं कहा था, उस एसिड को क्या बोला था? न्यूक्लिन। न्यूक्लिन क्यों कहा होगा? क्योंकि न्यूक्लियस में देखा गया, न्यूक्लियस से आइसोलेट किया गया, इसीलिए उसको नाम दिया गया, न्यूक्लिन नाम दिया गया। और जो न्यूक्लिक एसिड टर्म है, द टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज क्वाइंड बाई अल्टमान। न्यूक्लिक एसिड जो टर्म है वो किसने दिया? अल्टमान ने दिया था। और इन्होंने ये टर्म कब दिया था? तो 1889 में। ठीक है, अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया था। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड किसके बहुलक हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक हैं, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? तो इसमें क्या होती है? शर्करा, पेंटोज शुगर, मतलब शर्करा कौन सी होगी? पेंटोज शुगर, यानी कि नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फास्फेट, ये तीन चीज़ें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड जो मेनली है वो कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स का है मेनली। न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ 2 टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। डीएनए मोस्टली कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, यूकैरियोट्स, यानी कि यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसके न्यूक्लियस में मोस्टली क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। और डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन केवल न्यूक्लियस में ही डीएनए नहीं होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर भी डीएनए होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए पाया जाता है। और वो डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है।
और न्यूक्लियस में जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा होता है, डीएस डीएनए होता है। डीएस डीएनए का मतलब डबल स्ट्रैंड का डीएनए होता है और ये कैसा होता है, लीनियर होता है, रेखाकार होता है। यानी इस तरह की श्रृंखलाएं जो है पाई जाती है। आरएनए कहाँ होता है, बनता तो न्यूक्लियस में है लेकिन पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। और आरएनए जो होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए, एक होता है जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए किसमें पाए जाते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस, जिसे रियो वायरस, तो रियो वायरस टीएमबी वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक आरएनए, यानी कि आरएनए जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। लेकिन तो ऐसे वायरसेस जो आरएनए के बने होते हैं वो, उसमें आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। वैसे इवोल्यूशन के दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो आनुवांशिक पदार्थ बना था वो क्या था, वो आरएनए ही था। बाद में जो है डीएनए की वर्जिन हुई थी। और नॉन जेनेटिक कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तो आगे के और भी मतलब टॉपिक्स हैं उसमें इनको अलग अलग आपको बताया जाएगा कि ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा डीएनए जो होता है, ये डीएनए टर्म जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो डीएनए टर्म वाज गिवन बाय जैकैरिस, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि डीएनए का जो खोज है वो किसने किया, फ्रेडरिक मिशर ने किया, किंतु डीएनए का जो नामकरण है वो किसने किया था, वो जैकैरिस ने किया था, ठीक है। इसके बाद में न्यूक्लिक एसिड आर हैविंग 3 कंपोनेंट। तो न्यूक्लिक एसिड में जो है 3 चीज़ें होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या है, पहला क्या है, शुगर। और ये शुगर कैसा होता है, पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर क्या होता है, ऐसा शुगर जिसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं, 5 कार्बन पाए जाते हैं। ऐसे शर्करा को हम क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर के नाम से जानते हैं। और पेंटोज शुगर किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो ये एक मोनोसेकेराइड है, ठीक है। मोनोसेकेराइड कार्बन नंबर के आधार पर कई टाइप्स के होते हैं, जैसे ट्रायोज जिसमें 3 कार्बन की शुगर होती है, टेट्रोज शुगर में 4 कार्बन होता है, पेंटोज 5 कार्बन होता है, हेक्सोज 6 कार्बन होते हैं, हेप्टुलोज 7 कार्बन होते हैं। तो ये एक पेंटोज शुगर है जिसमें कार्बन कितना होता है, 5 कार्बन प्रेजेंट होता है। अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो 2 टाइप का है, डीऑक्सीराइबोज जिसमें मतलब ये भी एक पेंटोज शुगर ही है, और राइबोज ये भी एक क्या है, पेंटोज शुगर ही है। इसका जो फार्मूला होता है वो C5H10O5 होता है, और डीऑक्सीराइबोज का C5H10O4 होता है। यानी इसमें एक ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। शुगर के जो सेकंड कार्बन है वहाँ पर H के साथ में फंक्शनल ग्रुप OH नहीं होता है, H के साथ में H होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर के नाम से जानते हैं, जो कि एक पेंटोज शुगर है। इसके अलावा ये नाइट्रोजनस बेस भी पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड में। और ये नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, ऐसे बेस जो नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एडेनिन ग्वानिन। और पिरिमिडीन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। डीएनए में एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन थायमीन होता है, जो एडेनिन थायमीन से जुड़ता है और साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है, यानी कि प्यूरिन पिरिमिडीन से, पिरिमिडीन प्यूरिन से। लेकिन आरएनए में अगर हम बात करें तो थायमीन के स्थान पर आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। और भी इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डीऑक्सीराइबोज शर्करा का स्ट्रक्चर बनाया गया है, केमिकल स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोज शुगर, जिसमें कार्बन कितना है, 5 है। और इसका सूत्र क्या है, C5H10O4, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, ये शर्करा डीएनए में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कार्बन क्या है, फर्स्ट कार्बन, और ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन।
तो यहाँ सेकंड कार्बन पे एच के साथ में क्या है, ओ एच नहीं है, केवल सिंगल एच है। ऐसे शर्करा को हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर के नाम से जानते हैं। अगर हम यहीं राइबोज का स्ट्रक्चर बनाएं तो राइबोज का स्ट्रक्चर सेम ऐसा होता है, केवल बस सेकंड कार्बन पे क्या होता है, एच के साथ ओ एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, H के साथ में क्या हो जाएगा, OH। यहाँ पे OH नहीं है, बाकी सेम चीज़ें रहेंगी, H OH OH H, यहाँ पर भी क्या है, H CH2 OH। ठीक है, तो इसमें दोनों में क्या अंतर है, अंतर यही है कि दूसरे कार्बन पे यहाँ पर क्या होता है, OH प्रेजेंट होता है राइबोज शुगर में, और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें भी कार्बन कितना है, 5, 1 2 3 4 और 5। तो इसका सूत्र क्या होता है, C5H10O5। ओके, ये किसका है, राइबोज शुगर का, जो किसमें पाई जाती है, आरएनए में प्रेजेंट होती है। दूसरा जो पार्ट होता है वो फास्फोरिक एसिड का होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं, फास्फोरिक एसिड पाए जाते हैं, और फास्फोरिक एसिड का जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, H3PO4। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसमें एक सेंट्रल फास्फेट होता है, क्या होता है, सेंट्रल फास्फेट, और सेंट्रल फास्फेट से डबल बॉन्ड के द्वारा क्या जुड़ा होता है, ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या होता है, OH, यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या होगा, OH। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, फास्फोरिक एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा फास्फोरिक एसिड को हम फास्फोरस ऑक्सो एसिड भी कहते हैं। ठीक है, फास्फोरस ऑक्सो एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्यों, दैट कंसिस्ट ऑफ 1 ऑक्सो एंड 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्योंकि इसमें एक क्या होता है, ऑक्सो ग्रुप, और 3 क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। ज्वाइनेड सेंट्रल फास्फेट एटम, जो सेंट्रल फास्फेट एटम से जुड़े होते हैं। तो ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, ये क्या है, ऑक्सो ग्रुप है, और ये 3 क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, तो ये फास्फोरिक एसिड का जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस होता है, तो याद रखेंगे आप। तीसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस का होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के बने हुए क्षारक का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर नाइट्रोजन बेस ब्रॉडली 2 टाइप। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, पिरिमिडीन बेस और प्यूरिन बेस। पिरिमिडीन बेस और प्यूरिन बेस होता है। पिरिमिडीन बेस जो होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 1 पिरिमिडीन रिंग। इसमें पिरिमिडीन रिंग कितनी होती है, 1 होती है, और ये रिंग किस प्रकार से होती है, किसके तरह होती है, बेंजीन रिंग की तरह ही होती है। स्केलेटन ऑफ रिंग कंपोज्ड ऑफ 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन। इस रिंग में 2 नाइट्रोजन होते हैं और 4 कार्बन होते हैं, यानी 2N4C, यानी कि 2 कार्बन और 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होता है। कितने प्रकार के होते हैं पिरिमिडीन, 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। और प्यूरिन्स में क्या होता है, इसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 पिरिमिडीन रिंग, एक तो पिरिमिडीन रिंग की तरह ही जस्ट होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है, यानी कि 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन होते हैं। और एक रिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इमेडाजोल रिंग के नाम से जानते हैं। इसमें नाइट्रोजन 2 होता है, कार्बन कितना होता है, 3 होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, एडेनिन ग्वानिन 2 प्रकार के होते हैं। तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, जो किसका रिंग स्ट्रक्चर है, पिरिमिडीन रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या है कि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन प्रेजेंट ऑन फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। रिंग के फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन है। बाकी क्या है, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन है इसमें। तो ये क्या है, पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। एक ये जो फर्स्ट रिंग होती है ये तो पिरिमिडीन के समान ही होती है, यानी 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन से मिलकर बनी होती है। लेकिन जो सेकंड रिंग होता है वो क्या होता है, इमेडाजोल रिंग होता है, जिसमें 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन है। इसके अलावा और नाइट्रोजन कहाँ है, 7th पोजीशन पे है। और इसके अलावा जो है 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है N2 प्रेजेंट एट फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th पोजीशन, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और 7th, 9th पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो इस रिंग को इमिडाजोल रिंग और इसको पिरिमिडीन रिंग कहते हैं। ये दोनों रिंग मिलकर क्या बनाते हैं, प्यूरिन रिंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट से मिलकर बने होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फेट से मिलकर बना होता है। अगर इससे फास्फेट को रिमूव कर दें, यानी कि केवल N2 बेस और शुगर ही जुड़ा हो, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। यानी नाइट्रोजनस बेस और शुगर दो मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। इसमें PO4 को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो बांड बनता है, केमिकल बांड बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बांड के नाम से जानते हैं। किस बांड के नाम से, ग्लाइकोसाइडिक बांड के नाम से जानते हैं। और शुगर और फास्फेट के बीच में यानी जो बांड बनता है उसको क्या बोलते हैं, फास्फोडाइएस्टर बांड के नाम से जानते हैं। दो शर्करा, ऊपर है शुगर, नीचे शुगर है और बीच में क्या है, फास्फेट है। तो दो शर्करा और एक फास्फेट के बीच में जो बांड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बांड के नाम से जानते हैं। और नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बांड बनता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बांड। एडेनिन थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बांड होता है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बांड होता है। इसके अलावा अगर DNA की बात करें तो DNA में दो श्रृंखलाएं होती हैं जो एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं। एक सीधी होती है, एक उल्टी होती है, उसके विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5वें कार्बन से CH2OH 5वें कार्बन से की जुड़ा है, फास्फेट जुड़ा है। और या तो ये शुगर के 3rd पोजीशन से फास्फेट जुड़ता है, यानी एक शर्करा के 5वें और एक शर्करा के 3रे कार्बन से क्या जुड़ता है, फास्फेट जुड़ता है। तो ये दोनों, ये एक श्रृंखला का है, ये एक श्रृंखला का केमिकल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये शुगर है, शुगर से क्या जुड़ा है, एडेनिन, यानी कि नाइट्रोजनस बेस, किस बांड के द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बांड के द्वारा। और ये एडेनिन थाइमिन से जुड़ा है। तो ये कौन सा बांड है, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन बांड, हाइड्रोजन बांड, ठीक है। और थाइमिन और ये दूसरे श्रृंखला के शुगर से जुड़ा है, किसके द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बांड के द्वारा ही जुड़ा है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बांड के द्वारा। तो इस तरह की क्या होती है, बाइंडिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर हम शुगर का स्ट्रक्चर बना दें इस तरह से, तो यहाँ से फास्फेट जुड़ेगा, इसके बीच में जो बांड बनेगा क्या हो जाएगा, फास्फोडाइएस्टर बांड के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं, केमिकल स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है। तो अब इसके बाद में, ये तो हमने अभी तक पढ़ा है बेसिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब इसके बाद में हमें DNA के बारे में पढ़ना है। DNA कितने टाइप्स के होते हैं, उसका अलग अलग बेस होता है। जैसे कुछ DNA ऐसे होते हैं जो सर्कुलर होते हैं, जो प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में जो DNA होता है वो लीनियर DNA होता है। इसके अलावा स्ट्रैंड के आधार पे भी DNA को क्लासीफाई किया गया है। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, SS DNA जिसको हम कहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA जिसको हम DS DNA कहते हैं। इसके अलावा और भी मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वाइलिंग के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। जैसे B DNA, A DNA, C DNA, Z DNA। तो कई प्रकार के DNA होते हैं। और DNA एक जेनेटिक मटेरियल है। तो ये कैसे प्रूफ किया गया है कि ये आनुवंशिक पदार्थ है DNA, उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो आज का वीडियो केवल जो है न्यूक्लिक एसिड के बेसिक इन्फॉर्मेशन पर आधारित था। अगले वीडियो में आपको DNA के बारे में, DNA के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा।